नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था कोई भी, ठीक है ना। लेकिन आज अगर मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसे, तो ये मैं सिलेबस पे आधारित वीडियो बना रहा हूँ। सिलेबस बताऊँगा मेंस का, वो भी पीटी का नहीं, है ना। क्योंकि हमारा सरोकार अभी जो रहा है वीडियो से, वो मेंस के सिलेबस से, आंसर राइटिंग से संबंधित रहा है। तो कुछ हमारे भाई लोग थे, वो कह रहे थे कि पहले सिलेबस बता दो आप मेंस का। तो मैंने सोचा क्यों ना सिलेबस पे बात कर ली जाए, ठीक है ना। तो 8 पेपर रहते हैं मेंस में। सबसे पहले तो आप ये जानो कि 8 पेपर रहते हैं। 4 आपके जीएस के रहते हैं। पहले 2 पेपर ऑप्शनल के रहते थे, ऑप्शनल हटा दिया लास्ट ईयर से, तो उसकी जगह यूपी स्पेशल के पेपर ऐड कर दिए गए। अब यूपी स्पेशल के पेपरों में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी है कि आपको लग रहा हो कि उसमें तूफान आ गया। पहले भी यूपी से संबंधित प्रश्न जीएस के पेपरों में इंक्लूड रहते थे। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिल जाते थे आपको, है ना। अब यही रहा है कि उसका वेटेज बढ़ा करके ऑप्शनल के पेपर हटा दिए गए, उसकी जगह पे यूपी स्पेशल के पेपर जोड़ दिए गए, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। और बाकी सिलेबस लगभग सेम टू सेम है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आपका सामान्य हिंदी का पेपर होता है ना, फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकंड शिफ्ट में होता है तुम्हारा निबंध का पेपर। तो ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है और ये भी 150 मार्क्स का होता है, और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें स्कोरिंग सबसे ज़्यादा रहता है ये वाला पोर्शन, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति और मुहावरे। ये पोर्शन वो पोर्शन है, एक प्रकार से ये मान लो जैसे मैथ का पोर्शन करते हो ना, कि सही है तो सही है और पूरे नंबर हैं, है ना। तो यहाँ नंबर पूरे के पूरे आ सकते हैं अगर आपका सही है तो। और इन वाले पोर्शन में इधर वाले ये है संक्षेपण है, सरकारी पत्र लेखन, ताल लेखन कार्यालय आदि अधिसूचना परिपत्र, ये है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। तो इनमें थोड़ा सा क्या है कि मार्किंग थोड़ी सी कट पिट सकती है, तुम कितना भी अच्छा लिख लो, लेकिन ज़्यादा अच्छा लिखोगे तो और नंबर। लेकिन यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, और यहाँ से हिंदी में नंबर बन जाते हैं। मैं तो देखा, एक दोस्त अपने हैं विकास भाई, लास्ट टाइम हमारे साथ दिए थे, उनके 106 नंबर है हिंदी में, और ये बहुत नंबर होते हैं, ठीक है ना। टॉपर नंबर है हिंदी में, तो इतने नंबर बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं। आसानी का मतलब है कि ये वाला पोर्शन आपको रटना पड़ेगा पूरा, तभी आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, निबंध में, निबंध की मैंने 2 वीडियो अभी तक डाली हैं। तो निबंध हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जिसमें लिख सकते हो लिखो, आपका सब। इसमें 3 निबंध आते हैं, है ना। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, और प्रत्येक खंड में एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा, और प्रत्येक खंड के 50-50 अंक है ना। कितना 300 हैं, तो 3 निबंध होंगे आपके 50 + 50 + 50। आप इसमें से मैक्सिमम कितने ला सकते हो? 35 35 35। इसमें भी आप 100 से ऊपर जा सकते हो, 105। मतलब ये है टॉपर नंबर जब आप बेहतरीन तैयारी करते हो तो, है ना। और खंड जो हैं, आप इनको बड़े ध्यान से देखिए कि जो खंड हैं, खंड 1 में कौन से सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। आप यहीं डिसाइड कर लो अपने निबंधों को कि मैं किस पे लिखने वाला हूँ, उसी पे ज़्यादा तैयारी कर लो। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो सकता है तो उसकी हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, लेकिन साहित्य और संस्कृति में लिटरेचर वाले बंदे ये देख लेते हैं, है ना। कोई एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी वगैरह जिसकी ज़्यादा सही रहती है तो वो यहाँ देख लेता है। तो ये 3 खंडों में से आप अगर डिसाइड करोगे, सिलेबस यहीं याद कर दोगे। आप इसमें से एक सेलेक्ट कर लो, आप इसमें से एक सेलेक्ट कर लो, आप इस वाले खंड में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, है ना, इस टाइप से। तो आप 3 ऐसे को इस तरीके से रट लो, तैयार कर लो सही से, उसी चीज़ को पढ़ लो। बाकी और जो भी खंड आपको लगते हैं कि हाँ मुझे इस पे नहीं करना, इस पे नहीं करना, या इस पे नहीं करना, इस पे नहीं करना, उस पर आप जाओ ही मत। आप क्यों ना तीनों पे ही कर लो। और ये 3 कोई से भी हो सकते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हो। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, और तीनों में 3-3 इस तरीके से मिलेंगे आपको। ऐसे उनमें से एक ही करना होता है, इसमें से भी एक पिक करोगे, इसमें से भी एक पिक करोगे, इसमें से भी एक पिक करोगे, ठीक है ना। चलिए, ये 300 नंबर के पेपर आपके पहले दिन हो जाएंगे। अब अगले दिन छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं आजकल, लगातार पेपर होते हैं। 4 दिन में 8 पेपर निपटा दिए जाते हैं। पहले तो ऑप्शनल पेपर में 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी, लास्ट ईयर तो एक भी छुट्टी नहीं थी, ठीक है। GS 1 के पेपर में आ जाओ आप। GS 1 के पेपर में भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, है ना, के विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले
महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। आप देखना, ये जो आप ऐसे जिस तरीके से इसका सिलेबस देख रहे हो ना GS 1 का, वैसे आप देखोगे कि GS 5 और GS 6 देखेंगे हम यूपी स्पेशल वाले, कुछ इसी टाइप से होंगे, जैसे यहाँ विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले व्यक्ति देश के। तो आप देखोगे, फिर देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में यूपी के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका क्या योगदान रहा था। वैसे ही सिलेबस बनाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन, विश्व इतिहास से कम ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति, इनसे क्वेश्चन उठते ही हैं। भारतीय महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, गरीबी, विकास महत्व विषय, यहाँ से क्वेश्चन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, समाज संरचना का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, मिट्टियाँ, अब ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन आ गया इधर, है ना। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। इससे पवन, हिम, सरिताएं, ये क्वेश्चन करंट के रिलेटेड आ जाता है। भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, यहाँ से उठता है। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस में काफ़ी। सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट। सिलेबस बिल्कुल डिफाइन है और क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, कुछ नया आने का नहीं है, वहीं से बनता है सारा, है ना। तो आप देख सकते हो। ऐसे GS 2 का पेपर आप देखो कि उसमें क्या सिलेबस है आपका। भारतीय संविधान से, है ना, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, उच्चतम न्यायालय की भूमिका संविधान के, संघ व राज्य कार्यों के उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधी विशेष चुनौतियाँ, शक्तियाँ, वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियाँ, केंद्र राज्य के वित्त संबंध में वित्त आयोग की भूमिका, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। ये वित्त आयोग की भूमिका केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का उदय, उनका प्रयोग, भारतीय संविधान की योजना, अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियाँ, विशेषता का संबंधित विषय, ठीक है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, आप पढ़ सकते हो इनको, क्योंकि मैं ही पढ़ूंगा तो फिर इनको टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, शक्तियां, कार्य, उनके उत्तरदायित्व, देख पा रहे हो। ये है सरकार की नीतियाँ, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के मुद्दे, सूचना संचार ICT, है ना। ये NGO, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत अंशधारक, है ना। केंद्र एवं राज्यों की जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन कार्यों के निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि संस्थान, निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधी, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास व प्रबंधन से संबंधित विषय आएंगे। क्वेश्चन यहाँ से ये कीवर्ड है सारे, आप अगर सिलेबस रट लेते हो तो आपको कीवर्ड याद हो जाते हैं और कीवर्ड से ही क्वेश्चन बनते हैं। गरीबी पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, भूख से सीधा सीधा बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल। देखो सिलेबस अगर याद है आपको तो कुछ क्वेश्चनों में ये जो शब्दावली है, जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं आंसर में, अगर आपकी जो भाषा अगर ज़्यादा ही सरल रह जाती है तो ये शब्द आपकी भाषा का स्तर बढ़ा देते हैं। ये जो शब्द है गवर्नेंस, है ना, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप सिलेबस से ही कर लोगे, है ना, कि सिलेबस में बहुत सारे वर्ड आप पढ़ते हो, याद रखोगे तो। लोकतंत्र में बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं पड़ोसी देशों से उनके संबंध, IR का आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों और प्रवासी भारतीयों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना, अधिदेश उनका कार्यभाग, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि ये कौन सा आ गया। तो आर्कटिक काउंसिल पूछ लिया था एक बार 2021 या 22 में, मैंने दिया था ना, 2021 में भी दिया था, 2022 में भी दिया था, 2023 में भी दिया था। तो कुछ क्वेश्चन का तो देख करके आइडिया लग जाता तुरंत। सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 3, इसमें मार्किंग बहुत मुश्किल हो पाती है, नंबर लाना अगर ठीक ठाक नहीं पढ़े तो। वैसे तो GS के कोई सा भी पेपर ले लो आप, अगर नहीं पढ़े तो नहीं आएगा। इसमें इकोनॉमी का पोर्शन आप देखोगे,
फिर आप मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का देखोगे, फिर सिक्योरिटी वाला भी देखोगे इसमें ही, है ना। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, NITI आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास। कुछ सिलेबस तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मर्ज कर रहा है क्या, है ना। GS2 का GS4 में देख पा रहे हो या GS3 में देख पा रहे हो, GS1 का इधर आ जाता है, तो लगता है एक टाइम पे गरीबी अगर वहाँ पढ़ोगे, भुखमरी वहाँ पढ़ोगे, तो गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तुम यहाँ देख लोगे। सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल रटा होना चाहिए वरना लिखा ही नहीं जाएगा। प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, क्वेश्चन उठता है यहाँ से। ये वाला भी कुछ तो ऐसे होते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देख लो, है ना। और अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो समसामयिक मुद्दे हैं जो बने रहते हैं, हमेशा हॉट टॉपिक बने रहते हैं। MSP का मुद्दा चलता ही रहता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, PDS, उद्देश्य क्रियान्वयन, परिसीमा, सुदृढ़ीकरण, फूड सिक्योरिटी, बफर कृषि संबंधी तकनीक, ये सब इम्पोर्टेंट सिलेबस का हिस्सा है यहाँ पे। फूड प्रोसेसिंग आ गया, खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र महत्व, स्थान निर्धारण, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भूमि सुधार आगे, स्वतंत्रता के पश्चात, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, पहले खूब बने क्वेश्चन है इससे। वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव से संबंधित, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, ठीक, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ गया, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, खूब क्वेश्चन बने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास। क्वेश्चन सीधे सीधे सिलेबस से ही बन जाते हैं, जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं सीधे सीधे, इसलिए सिलेबस तो एकदम से रटा होना चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एनवायरनमेंट का आ गया, पर्यावरण सुरक्षा व पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण। ये प्रदूषण से चलता ही रहता है, हॉट टॉपिक जो रहते हैं। डिजास्टर का आ गया, आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा की चुनौती, आपदा उपशमन एवं प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, सिक्योरिटी का आ गया, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी। सब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारे शब्द आपको रट्टे होने चाहिए सिलेबस वाइज, कि हाँ इस वाले GS के पेपर में ये वाला सिलेबस है और इस वाले चैप्टर में ये चीज़ें हैं, और पता हो ना तो क्वेश्चन आधी लड़ाई जीत चुके लगभग। फिर तो बस उनके अंदर की चीज़ें याद रखनी है आपको, ऊपर का तो बायोडाटा कच्चा तैयार है। फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बगावत है, संगठित अपराध है, खूब सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आतंकवाद पे मिलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे सीधे सीधे मिल जाते हैं। अब देख लो तुम खुद ही कि तुम कहोगे कैसे आंसर लिखा जाएगा, जब भारत की आंतरिक सुरक्षा की वो चुनौतियाँ पूछेगा आपसे, ये टॉपिक ही दे दे सीधा सीधा क्वेश्चन बना करके, तो सिलेबस का हिस्सा है आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित होगा। 4 चुनौतियाँ तो आपको सिलेबस से ही मिल गई, आप तुरंत पॉइंट डालोगे और लिख दोगे 4 कि हाँ ये चुनौतियाँ तो हैं, बाकी फिर और लिखोगे, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब चुनौतियाँ लिखने भी शुरू कर दोगे। बाकी 4 तो सिलेबस का हिस्सा है, इन्हें लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा फिर। तो ऐसे सिलेबस काम आएगा मेंस में, रटा होना हो तो। सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार और शासन अधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला शायद मेंटरशिप में पूछा था आई थिंक, है ना। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है फिर। और सिलेबस से क्वेश्चन जितना भी आप देख रहे हो सब मिलेंगे आपको। नीतिशास्त्र, मानवीय अंतर संबंध, मानवीय क्रियाकलापन, नीतिशास्त्र का सार्थक, इसके निर्धारक को पढ़ा, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों, नीतिशास्त्र। एक ये है अभिवर्ती, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं 2021 में, इससे तुम लगातार क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे कि एटीट्यूड के पीछे ही पड़ गया, ये तो अभिवर्ती के पीछे पड़ गया। 2021 के इथिक्स का पेपर उठा के देख लेना आप, तो आपको मिलेगा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक, राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव, ये यहाँ से खूब बने थे। एक दो क्वेश्चन बना दिया था सामाजिक प्रभाव संबंधित, सहमति पैदा करना, ठीक, ओके। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर, इनसे तो सीधे सीधे वर्डों से आ जाते हैं, इनकी सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा, सत्यनिष्ठा की क्या है, निष्पक्षता का मतलब क्या है, बुनियादी मूल्य हैं ये सारे, तो
ये देखो, सीधे सीधे अगर आपको सिलेबस याद है तो कुछ क्वेश्चन तो ना भी आते हुए भी लिख दोगे आप, है ना। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, सीधा। अवधारणाएं, आयाम, प्रशासन, शासन व्यवस्था में उपयोगिता, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का प्रयोग, है ना। वो इमोशनल इंटेलिजेंस में यहाँ बनेगा ये से क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एटीट्यूड से कोई क्वेश्चन बनेंगे, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन आने होते हैं, तुम रट दो। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य और नीति शास्त्र, है ना। स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन, अंतरात्मा, जवाबदेही। ये जो आप पढ़ रहे हो कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में क्या पढ़ रहे हो, विधि, नियम, नियमन, अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतराष्ट्रीय, ये शब्द क्वेश्चन आए, आप आंसर लिख दो। इन शब्दों का इस्तेमाल ही करोगे आप। क्वेश्चन पूछ लेगा नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत बताइए, तो स्रोतों में आप कौन कौन सा बताओगे, जो सिलेबस में दे रखे हैं इन्हें तो बताओगे, बाकी और पॉइंट जोड़ देना आप। इसलिए सिलेबस बड़ा ज़रूरी होता है, आपके पॉइंटों पर रहना चाहिए सिलेबस, टिप्स पे जिसे बोलते हैं। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ये खूब क्वेश्चन पूछता है, आरटीआई वाला। नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, ये खूब पूछता है। कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर में आ जाता है जब भी कॉरपोरेट सेक्टर से अगर आता है तो क्वेश्चन। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। जब ये सब आप पढ़ोगे ना तो ये गवर्नेंस का भी हिस्सा हो जाएगा, तो आपको ये GS2 में भी, वहाँ पे भी हेल्प करता है। कुछ सिलेबस मर्ज सा है। एथिक्स का सिलेबस तो वैसे भी GS के तीनों पेपरों से उठा करके इधर से उधर ला करके बनाया है ना। हर जगह एथिक्स वाली चीज़ें जोड़ दी गई हैं। ठीक है जी, अब आप देखिए जो स्पेशल पेपर जोड़े गए थे, ठीक है ना। ये GS5 का सिलेबस, जो आप अभी तक GS 1, 2, 3, 4 पढ़े थे, वो भारत के लेवल पे पढ़े थे, अब वो यूपी के लेवल पे वही चीज़ आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति व प्राचीन नगर, पहला पॉइंट। उसकी वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व। भारत के स्वतंत्र संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान। उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्र सेनानी एवं व्यक्तित्व, एक पूछ ही लेता है ना। अभी 2023 में किसी एक ज़्यादा जाने पहचाने नहीं थे, ऐसा नाम दे दिया था कि जो हम गोविंद बल्लभ पंत ज़्यादा पढ़े जा रहे थे, उन्होंने पूछ ऐसा लिया जिसके बारे में हम ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं। पर ठीक है, पर सिलेबस तो क्लियर है ना। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचनाएं, त्यौहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथा एवं पर्यटन। तो ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी व जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचनाएं, त्यौहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथा व पर्यटन, इनसे एक एक क्वेश्चन हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब एक कहते हैं ना कि मॉडल आंसर बना लो उसका, तो एक एक क्वेश्चन इनसे कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस लगभग कवर रहेगा। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, तो इन पे भी एक एक क्वेश्चन बन जाए कि केंद्र राज्य संबंध पे अलग बना लो, विधान परिषद पे एक अलग क्वेश्चन बना लो, विधानसभा पे एक बना के रख लो अपने पास, मंत्रिपरिषद के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो कंप्लीट सिलेबस रहेगा अपने पास, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, है ना। क्वेश्चन तो बनेंगे यहाँ से, और कीवर्ड से ही बनते हैं जो सिलेबस के हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश विशेष राज्य मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, ये मैंने कुछ क्वेश्चन तो करा भी दिए हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग, वो कराएंगे। जो सिलेबस का हिस्सा है उनके ऊपर सारे क्वेश्चन कराएंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय सुशासन, शहरी एवं पंचायती राज, इस पर क्वेश्चन करा रखा है हमने, करा दिया ना। लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे, इस पर और कराना है। उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। अब बताओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मर्ज कर रहे हो चीज़ें। आप सिटीजन चार्टर वहाँ पढ़ोगे, ई गवर्नेंस का ऊपर भी पढ़ोगे, ई गवर्नेंस वहाँ भी पढ़ोगे, सूचना का अधिकार वहाँ भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे आप। भ्रष्टाचार निवारण के लिए ई गवर्नेंस ऊपर पढ़ोगे। अब ये उत्तर प्रदेश से जोड़ दिया जाएंगे, लेकिन पॉइंट तो लगभग वही रहेंगे ना, कुछ चीज़ें ही तो उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएंगी। अब ये समाधान योजना अगर अलग से सिलेबस में दे रखी है तो उसको सही से पढ़ लो, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सा। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव, इंडिया लेवल पे भी भूमि सुधार थे, अब वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,
उग्रवाद के प्रसार, विकास के बीच संबंध, बराह राज्य व अंतर्राज्य सक्रियों से अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने के संचार नेटवर्क, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका। ठीक है, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसकी रोकथाम, पॉइंट बाकायदा दे रखे हैं। विभिन्न सुरक्षा बल व एजेंसियां, उनके शासन नीति का अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन और संगठित अपराधों का आतंकवाद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऊपर सिलेबस में नहीं देखा था आपने, उसी सिलेबस को हटा करके जोड़ दिया गया यूपी में। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती का नेपाल से ही ज़्यादातर, नेपाल से बॉर्डर मिलता है हमारा तो, ठीक है ना, एक ही तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, बाकी स्टेट से देख सकते हो बस। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व चिकित्सीय मुद्दे। क्वेश्चन यहाँ से एक एक उठेगा सिलेबस से, आपको लग रहा होगा यहाँ से भी आप देख लेना उठा करके, वरना 2023 का पेपर उठाओ मेंस वाला GS5 का, जो GS5 का सिलेबस हम देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन उठाए थे। करंट को जोड़ करके बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे। इन पे अगर कोई पॉलिसी बनी हुई है यूपी गवर्नमेंट की पहले, है ना, कोई पॉलिसी लेके आ चुके हैं, उन पे क्वेश्चन आ जाएगा सीधा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रही है। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट इश्यू से यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेंगे। जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं व उनका क्रियान्वयन, ये इंडिया की योजनाएं हो गई सारी की सारी इस वाले में, कि जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाएं, उनका क्रियान्वयन यूपी में जो हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से NGO हैं। NGO आप वैसे भी ऊपर पढ़ते हो तो यहाँ सेपरेटली उत्तर प्रदेश के पढ़ लोगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के NGO रट लोगे, अगर वहाँ पूछ लेगा GS के पेपरों में तो भी आप लिख दोगे। भाई जो चीज़ यूपी में एप्लीकेबल है, अगर वो इंडिया के परस्पेक्ट में पूछेगा तो यूपी को तो नकार नहीं देगा। और यूपी वाले में क्या है कि स्पेशली यूपी का बता करके इंडिया लेवल पे भी आपको कुछ NGO याद हो तो उनको भी डालते चलो, तो वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पर्यटन, मुद्दे एवं संभावनाएं। अगर आप यूपी के दोनों पेपर कंप्लीटली सही तरीके से कर लेते हो तो GS का बहुत बड़ा पोर्शन तो GS 1, 2, 3 का तो ऊपर ही कवर कर लेंगे हम, इधर ही इन दोनों पेपरों में ही। पॉइंट तो मर्ज होने, थोड़ा सा बस स्पेशल कर देना है हमको उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे व इसके समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभाव। ठीक है ना, 21 पॉइंटों में ये सिलेबस GS5 का खत्म हो रहा है। 20 क्वेश्चन कितने आते हैं, 20। तो ये समझ लो कि लगभग आप ये मान के चलो कि हर एक से एक एक क्वेश्चन बन ही जाना है। संभावनाएं तो है ना ऐसी। अब छठे पेपर का देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व। ठीक। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। ओके। उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे एवं प्रभाव। उत्तर प्रदेश लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला नीति। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना का प्रबंधन। उत्तर प्रदेश की जननांकी, जनसंख्या एवं जनगणना। अब ये इस वाले से क्वेश्चन बनते हैं सीधे, जो करंट के थोड़े लगते हैं कि हाँ ये हॉट टॉपिक हैं। ये एनवायरनमेंट का संबंधित है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना प्रबंधन। जो क्वेश्चन आपको ये लगते हो कि GS के पेपरों में जो इंडिया लेवल की चीज़ें हैं वहाँ हॉट टॉपिक हैं, तो वो स्टेट में आकर के भी और हॉट टॉपिक का ही रोल अदा कर रहे होते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्या, उनका समाधान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकासीय सूचकांक। अब ये ज्योग्राफी आ गई यूपी की इधर से। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्च आवास संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज एवं प्रणाली एवं वनस्पति। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा क्या है, फैक्चुअली तो है, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद उनके कार्य। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्रभूमि। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र, इससे क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो बने हुए हैं इनसे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तकनीकी मुद्दे, प्रसार एवं पर्यटन। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव, है ना।
ये उत्तर प्रदेश के विकास के सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। कितने टॉपिक हैं इसमें? 23। ऊपर वाले GS 5 में कितने थे? 21। इस तरीके से आपको मिला करके 44 टॉपिकों पे कवर करना है GS के पोर्शन को, स्पेशल पेपर वालों पे, है ना। तो इस तरीके से ये है। आप पूछ रहे थे कि इसके लिए हम कहाँ से तैयार करें मेंस के लिए। बाकी तो देखो ऐसा है कि जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक आइडिया तो ये लगा हुआ है कि हमने GS का पोर्शन अपना लगभग पढ़ रखा है। इतनी बेसिक नॉलेज हमको है कि हम जो भी पॉइंट नोट आउट करते हैं, हम लिखते हैं, तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ जी हमने पहले पढ़ रखा है, अब तो हम सीधा आंसर राइटिंग कर रहे हैं। बट फिर भी एक हेल्प के लिए चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए जाएँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए जाए वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन कितने कैसे आ रखे हैं उससे अंदाज़ा लग जाता है। तो ये 5 साल का शायद है ना, जैसे मेंस का 2012 से 2017 का, ये 5 साल का दे रखा है। और ठीक बुक है, इसमें आंसर राइटिंग जो कराई हुई है, क्वेश्चनों का जो मॉडल आंसर लगभग दे रखा है इसमें। तो 5 साल के 2012 से 2017 तक ये शायद दे रखा है। प्री का 2012 से 23, नहीं नया वाले भी हैं। ये दूसरा आप देखोगे तो मिल जाएंगे आपको 2023 तक के, अब तो नए वाले में, है ना, सारे पेपर मिलेंगे। 23 वाला मिलेगा, 22, 21, है ना, 20, 19, 18 ये मिल जाएंगे पेपर। तो ये वाली बुक आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए। और स्पेशल जो पेपर है हमारे, मुझे तो ये वाली ठीक लगी। बाकी तो देखो ध्येय IAS की भी है, दृष्टि IAS की भी है, पेपर नंबर 5 और 6 के लिए। ये थोड़ा सा ऑथेंटिक क्या, ऑथेंटिक तो वो भी हैं, उनमें भी डाटा वही है लगभग। पर ये मैंने पढ़ी थी तो मुझे ठीक लगी थी, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसके बारे में कि हाँ ठीक है, ले सकते हो आप, है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा दे रखा है जैसे UPSC के आंसर लिखे जाते हैं ना, बाकायदा पॉइंट वाइज ये कि हाँ इतना भी है खंड टाइप से, और उसके बाद आगे की राह बताना उसमें, है ना, चुनौतियाँ, बाधाएं, समाधान। थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है, ऐसा UPSC वाली फीलिंग्स देता है। तो ठीक है, और कंटेंट भी काफ़ी है, तो आप ये वाली बुक देख सकते हो। बाकी मार्केट में और भी है ना, दृष्टि की भी है, ध्येय IAS की भी है। देखो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी इतना ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।